मित्रों, पिछले वीडियो में हमने अलैंगिक जनन और कायिक जनन के बारे में पढ़ा था। आज हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे जीवों में, कि जीवों में लैंगिक जनन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीवों में होने वाला महत्वपूर्ण जनन होता है, जिसमें दो जीव भाग लेते हैं। इसमें एक होता है मेल और दूसरा होता है मादा। मेल से शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, और मादा से अंडाणु बनते हैं, ओवम बनते हैं। ये स्पर्म और ओवम आपस में मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, और यह जाइगोट विकास करता है तो भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का विकास होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। शुक्राणु अगुणित होते हैं, अंडाणु भी अगुणित होते हैं। दोनों जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जो 2n होता है, द्विगुणित होता है। और इस जाइगोट से जो विकास होता है भ्रूण का, वो भी 2n होता है, द्विगुणित होता है। इस प्रकार से वह जनन जिसमें नर और मादा दो जनक भाग लेते हैं, युग्मक का निर्माण होता है, और युग्मकों का निषेचन अर्थात संलयन होता है, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनक की संख्या 2 होनी चाहिए, 2 जनक होने चाहिए, नर और मादा। युग्मक निर्माण होता है, इसमें युग्मक निर्माण होता है। नर युग्मक शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तीसरी घटना ये होनी चाहिए कि इसमें युग्मक संलयन होता है, जिसको हम सीनगैमी कहते हैं। इसमें युग्मक संलयन होता है, जिसको हम सीनगैमी कहते हैं, या इसी को निषेचन कहते हैं। फलस्वरूप जाइगोट बनता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब मियोसिस होता है। ये 4 घटनाएं लैंगिक जनन में जरूर होती हैं। लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो जीव बनते हैं, वे वातावरण में रहने के लिए, यानी सर्वाइवल के लिए बहुत ही मजबूत होते हैं। प्रतिरोधक क्षमता उनकी अधिक होती है, इसलिए वे विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा चूंकि लैंगिक जनन में शुक्राणु अंडाणु दो गैमेट रेंडमली मिलते हैं, इसलिए, और दूसरा कारण अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो जाइगोट बनता है, उसमें अपने जनक के भिन्न होने की संभावना अधिक होती है, और इस प्रकार इससे विकसित जो जीव होता है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। अर्थात अपने माता और पिता दोनों से कुछ भिन्न गुण पाए जाते हैं, जिसको विभिन्नताएं कहते हैं। और ये विभिन्नताएं जैव विकास या नई प्रजाति के विकास में बड़ा मदद करती है। तो लैंगिक जनन में विभिन्नताएं विकसित होने के कारण नए जीव के निर्माण की संभावना अधिक होती है, और लैंगिक जनन में जो नया जीव बनता है, वह जीव विभिन्नताओं के कारण जो प्रतिकूल वातावरण होता है, उसमें उसकी सर्वाइवल के चांसेस अधिक होते हैं। इसलिए यह लैंगिक जनन को जीव जटिल होते हुए भी अपनाते हैं। आगे हम देखते हैं
कि लैंगिक जनन के बारे में इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, तो इसमें एक टॉपिक देखेंगे जीवन की प्रावस्थाएं, जीवन की प्रावस्थाएं, फेजेज ऑफ लाइफ, जीवन की प्रावस्थाएं अर्थात फेजेज ऑफ लाइफ क्या होता है। तो फेजेज ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि प्रत्येक जीव में 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक होती है किशोरावस्था, दूसरी होती है जनन अवस्था और तीसरी होती है जीर्णावस्था। ये 3 अवस्थाएं किसी भी जीव के, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, उनमें आता है। किशोरावस्था जिसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं, जंतु में जुवेनाइल फेज कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, और पौधों में इसे पादप वेजिटेटिव फेज कहते हैं। किशोरावस्था का मतलब यह होता है कि वह अवस्था जो जन्म से लेकर के और जनन अवस्था के पहले की अवस्था होती है, उसे हम कहते हैं किशोरावस्था। इसमें जीव के जो कायिक भाग है, उसके शरीर का जो ग्रोथ होता है, शारीरिक संरचना का जो वृद्धि होता है वो तीव्र होता है। उसकी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति उसके शरीर के विकास में ही लग जाता है, जो अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य में 13 से 14 साल तक, 1 से लेकर 13 से 14 साल तक वह अवस्था होती है जिसमें वो तीव्र गति से वृद्धि करता है, शारीरिक वृद्धि करता है। तो पौधों में, कुछ पौधों में जो किशोरावस्था है वो छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है। जो एक वर्षीय पौधे हैं उनमें छोटा, उनमें किशोरावस्था होता है। जो 2 वर्षीय होता है उनमें बड़ा होता है, 2 वर्ष का हो सकता है या उससे भी अधिक हो सकता है। दूसरी अवस्था है जनन अवस्था। जनन अवस्था जिसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, इस अवस्था में जीव की ऊर्जा या पूरी शक्ति उसके जनन अंगों के विकास में खर्च होती है। अर्थात किशोरावस्था के बाद से लेकर के और जीर्णावस्था के पहले की अवस्था को हम जनन अवस्था कहते हैं, जिसमें जीव जननक्षम होता है, जनन करने में सक्षम होता है। यह अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे पादपों में ये 2 प्रकार के होते हैं। कुछ पौधे मोनोकार्पिक होते हैं, अर्थात ये अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार जनन कर सकते हैं। इनमें पुष्प और बीज, फल एक ही बार बनते हैं। इनको हम कहते हैं मोनोकार्पिक। जैसे गेहूं है, धान है, ये प्राय 1 वर्षीय होते हैं या द्विवर्षीय हो सकते हैं। लेकिन जैसे गेहूं है, ये धान है, ये 1 वर्षीय पौधे हैं जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प ग्रहण करते हैं और इनमें बीज लगता है, जन्म करते हैं। लेकिन बाम्बो है, बांस ऐसा पौधा है जो अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प देता है, लेकिन इसका जीवन काल बहुवर्षीय होता है, करीब करीब 50 से 100 वर्ष तक का हो सकता है। अर्थात यह 50 से 100 वर्ष तक जीवित रहता है और अपने जीवन काल में केवल एक बार ही इस पर पुष्प लगते हैं और इस पर जन्म कर सकता है।
दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का तात्पर्य होता है कि वे पौधे जिनमें जनन काल एक ही बार होगा जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में ये कई बार पुष्प ग्रहण करते हैं और जनन होता है, बीज और फल बनते हैं, ये पॉलीकार्पिक कहलाते हैं। ये प्रत्येक वर्ष या 2 वर्ष के अंतराल पर किसी में, या 3 वर्ष के अंतराल पर किसी में इनमें पुष्प निकलते हैं और ये जनन करते हैं, इनको कहते हैं पॉलीकार्पिक। ठीक इसी प्रकार से ये तो पौधों में हुआ। जंतुओं में जो होता है, वो जंतुओं में देखें तो जंतुओं में भी जो जनन होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक जो जंतु होते हैं वो मौसमी प्रजनक होते हैं। मौसमी प्रजनक का मतलब सीजनल ब्रीडर होते हैं। सीजनल ब्रीडर का मतलब कि ये अपने जीवन काल में किसी विशिष्ट सीजन में ही, विशिष्ट समय में ही जनन करते हैं। जैसे कुत्ता ऑटोमन पतझड़ का जो समय होता है उस समय केवल जनन करता है, और भेड़ बसंत ऋतु में जनन करता है। तो ये जनन विभिन्न किसी विशेष समय में ही जनन करते हैं, इसको कहते हैं मौसमी प्रजनक। इसी प्रकार से कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि वो सतत प्रजनक होते हैं। सतत प्रजनक का मतलब ये होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर का मतलब कि ये किसी विशिष्ट सीजन में ही जन्म नहीं देते हैं बच्चों को, बल्कि ये साल में कभी भी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। जैसे इसमें ऐसे भी जीव होते हैं सतत प्रजनक में कि जो अपने मनुष्य है, जैसे तो मनुष्य कंटिन्यूअस ब्रीडर है, सतत प्रजनक है। वह पूरे वर्ष में कभी भी बच्चे को जन्म देने में सक्षम होता है। ऐसे जीवों को सतत प्रजनक कहते हैं। जंतुओं में जो जनन काल होता है, जनन अवस्था होता है, वो मध्य चक्र और ऋतु चक्र 2 भागों में उसको बांट सकते हैं। मध्य चक्र का तात्पर्य है कि ये जो होता है गैर प्राइमेट जो स्तनधारी होते हैं उनमें होता है। गैर प्राइमेट स्तनधारी में इस प्रकार का जनन होता है। इसमें जनन किसी विशिष्ट समय या किसी विशिष्ट सीजन में होता है। जैसे कुत्ता में ऑटोमन या पतझड़ के समय, और भेड़ में बसंत ऋतु के समय जनन होता है। लेकिन कई स्तनधारी ऐसे हैं जिनमें जनन पूरे वर्ष होता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि, इनमें जो जन्म होता है वो पूरे वर्ष होता है, लेकिन पूरे वर्ष में किसी विशेष समय पर उनमें जनन होने का चांसेस होता है, और उस विशेष अवधि को हम हीट पीरियड कहते हैं। यदि उस समय नर और फीमेल मादा के युग्मक मिलते हैं तो जनन संपन्न हो जाता है। दूसरा होता है ऋतु चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस प्रकार के जीव जैसे प्राइमेट होते हैं, प्राइमेट स्तनधारी होते हैं, जैसे मनुष्य है, तो इनमें इस तरह का जनन चक्र चलता है जिसको ऋतु चक्र कहते हैं। इसमें इंडोमेट्रियम जो ओवरी है और यूटेरस की आंतरिक जो दीवार होती है जिसको इंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें रक्त का इकट्ठा हो जाने के बाद अंत में जब निषेचन क्रिया नहीं होता है तो फटती है, और उसके साथ रक्त और अनिषेचित अंडे शरीर से बाहर आते हैं, जिसको हम कहते हैं रक्तस्राव कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिसको ऋतु चक्र कहते हैं।
ये प्राइमेट जंतु में होता है और यह वर्ष भर चलता रहता है। महीने में चूंकि एक बार होता है इसलिए इसको मासिक स्राव भी कहते हैं। अंतिम अवस्था जो होती है उसको कहते हैं जीर्णावस्था। जीवों का अंतिम अवस्था जीर्णावस्था। पहला जुवेनाइल फेज किशोरावस्था, दूसरा प्रजनन अवस्था और तीसरा जीर्णावस्था। इस अवस्था में जीव के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि उसका जनन अवस्था समाप्त हो जाता है और जीर्णावस्था शुरू होता है। जब जीर्णावस्था शुरू होता है तो उसके जनन क्षमता, उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी मानसिक क्षमता, सभी क्षमताएं धीरे धीरे क्षीण होने लगती है क्योंकि कुछ उनमें हार्मोनल चेंजेज होते हैं और उन हार्मोनल चेंजेज की वजह से यह अवस्था आती है और अंत में वो व्यक्ति जीर्ण हो जाता है, वह पौधा जीर्ण हो जाता है, वह जंतु जीर्ण हो जाता है।